हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आज आपका एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी के अंदर। आज एक सिनॉप्सिस देखेंगे, स्टोरी देखेंगे, इसके बाद हम कैरेक्टर स्केच देखेंगे। आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट की एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी, ये ड्रामा जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और इसकी स्टोरी आज हम सुनने वाले हैं, प्लॉट सुनने वाले हैं। वैसे तो इसके अंदर एक मेजर प्लॉट है जो रोसलिंड और ऑरलैंडो के बारे में है, लेकिन उसके अंदर सब प्लॉट्स भी हैं, एक दो सब प्लॉट्स भी हैं जहाँ पर आपको एक तरफ फीबी, सिल्वियस, ऑड्रे, टचस्टोन भी देखने को मिलेंगे और एक के अंदर आपको ओलिवर और फ्रेडरिक भी देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के मैं इसको प्लॉट वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको मैं कंप्लीटली इसको एक समरी टाइप की बना करके समझा रहा हूँ, ठीक है। हर एक पार्ट के अंदर हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो टोटल आपका जो एज यू लाइक इट है ना, वो 5 एक्ट्स में बटा हुआ है। कितने एक्ट्स में बटा हुआ है? 5 एक्ट्स में बटा हुआ है। अगर हम देखें तो इसको 5 एक्ट्स में बटा हुआ है। पहला एक्ट जो है आपका कंप्लीट, जो फर्स्ट एक्ट है, ठीक है, इसके अंदर कितने सीन्स हैं आपके? टोटल 3 सीन्स इसके अंदर हैं। कितने? 3 सीन्स। और यहां पर आप लोगों को एक सबटाइटल भी इसका मिलेगा। 3 सीन्स के अंदर, एक्ट 1 में जो 3 सीन्स हैं इसके अंदर सबटाइटल भी आपको देखने को मिलेगा और वो सबटाइटल है द एनवियस कोर्ट। एनवियस कोर्ट, इसके अंदर आपको 2 कोर्ट्स देखने को मिलते हैं। एनवियस कोर्ट, एक कोर्ट तो देखने को मिलता है ओलिवर का, बताएंगे आपको, सारी चीज समझाएंगे। एनवियस कोर्ट देखने को मिलता है, एक तो मिलता है आपको ड्यूक फ्रेडरिक का और एक मिलता है आपको ओलिवर का, ठीक है ना। ओलिवर जो है रोलैंड डी बॉयज का बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा। 3 बेटे हैं, उनमें से एक बड़ा ही है। चलो हम बात बाद में करेंगे इसकी। और जो एक्ट सेकंड है, उस एक्ट सेकंड के अंदर 7 सीन्स हैं और सारे के सारे सीन्स फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन के अंदर हैं। सारे के सारे सीन्स कहाँ हैं? फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन के अंदर हैं। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्लीटिंग। इसका जो सबटाइटल है, फ्लीटिंग द टाइम केयरलेसली। फ्लीटिंग द टाइम केयरलेसली, इसका जो सबटाइटल है वो ये है, केयरलेसली, ठीक है ना। फ्लीटिंग द टाइम केयरलेसली। अब जो इसका जो एक्ट 3 है, एक्ट 3, इसके अंदर टोटल सीन्स हैं 5 और 5 सीन्स में आपको एक खास बात देखने को मिलेगी। वो क्या है कि लव के बारे में, लव थोड़ा सा डेवलप हो जाता है यहाँ पर, प्रेम बहुत विकसित हो जाता है। तो इसीलिए इसका टाइटल दे दिया लव इज मियरली अ मैडनेस। लव इज मियरली अ मैडनेस, प्रेम तो केवल एक पागलपन है, मैडनेस है। लव इज मियरली अ मैडनेस। अब आता है आपका एक्ट 4। एक्ट 4 के अंदर सीन्स टोटल 3 है। तो आपके एक्ट 1 में और एक्ट 4 के अंदर बराबर सीन्स हैं, 3-3। फिर सबसे 2 बराबर के सीन्स हैं और एक्ट्स हैं, और फिर उससे बड़ा एक्ट आपका एक्ट 5 है जो 4 सीन्स का है। फिर इसके बाद में एक्ट 3 है जो कि 5 सीन्स का है, और सबसे बड़ा एक्ट है एक्ट सेकेंड, जिसके अंदर 7 सीन्स देखने को मिलते हैं। अगला है एक्ट 4, जहाँ पर रोसलिंड ऑरलैंडो को सिखाती है कि किस तरीके से आपको प्यार करना है अपनी, अगर रोसलिंड मिल जाती है तो उसमें यहाँ पर बोलता है कि एम आई नॉट योर रोसलिंड। ठीक है ना, एम आई नॉट योर रोसलिंड, ठीक है ना। और अगला जो है वो यहाँ पर मैरी मेकिंग हो जाती है। यहाँ पर मैरी जो खुशियाँ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ओके, तो एक्ट 5 के अंदर यहाँ पर मैरी मेकिंग, खुशियाँ यहाँ पर बनने लगती है, ठीक है ना। फाइनलाइज हो जाता है यहाँ पर, हैप्पी एंडिंग कहते हैं इसको अपन, हैप्पी एंडिंग। ये हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं, ठीक है ना। इसको मिर्थ भी कहते हैं, मिर्थ भी कहते हैं, मिर्थ मेकिंग भी कह सकते हैं, मिर्थ मेकिंग। वो आ सकता है इसका सबटाइटल किसी भी तरीके से। तो आप यहाँ देखेंगे टोटल सबटाइटल्स हैं आपके, इतने काम के ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूछ ले तो सबटाइटल आपका पहला और दूसरा सबटाइटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और
ये दोनों सब टाइटल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, द एनवियस कोर्ट और एक आपको याद रखना है फ्लीटिंग द टाइम केयरलेसली, ठीक है ना। हाँ, अब देखना यहाँ पर कि पहले एक्ट में क्या होता है, दूसरे एक्ट में क्या होता है, तीसरे एक्ट में क्या होता है, फोर्थ एक्ट में क्या होता है, फिफ्थ एक्ट में क्या होता है, सारी चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे। इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लगभग 20 से 22 कैरेक्टर्स हैं। कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि अगर अपन दोनों ड्यूकडम से देखें तो पहली ड्यूकडम जो है अपन रोसलिंड और सीलिया की देखें तो उसके अंदर ड्यूक फ्रेडरिक हैं जो जूनियर ड्यूक हैं, और उनके बड़े भाई हैं सीनियर ड्यूक जिसको फर्डिनेंड कहते हैं, और जो जूनियर ड्यूक है वो थोड़ा सा क्रूअल्टी और ये कह सकते हैं आपकी करप्शन का प्रतीक है, और उसने अपने बड़े भाई को यानी कि ड्यूक फर्डिनेंड को बाहर निकाल दिया है, जंगल में छोड़ दिया है, और जंगल जो है वो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। और इसके बाद इधर एक ड्यूकडम देखने को मिलेगा जहाँ पर रोलैंड डी बॉयज़ के 3 बेटे हैं, एक का नाम है ओलिवर, दूसरे का नाम है जैक्स और तीसरे का नाम है ऑर्लैंडो। तो जो ओलिवर है उसने अपने छोटे भाई ऑर्लैंडो को निकाल दिया है, या फिर वो उसको क्या नहीं करना चाहता, उसको अपनी संपत्ति का कोई भी भाग देना नहीं चाहता। अपन देखेंगे एक एक बार सारी चीज़ें। तो देखो सबसे पहला आपका जो सबसे पहला एक्ट चालू होता है उसके अंदर 3 सीन्स हैं। सबसे पहला सीन जो है, कहाँ से कहानी सुनो आप पहले इसके बढ़िया से। सबसे पहला सीन देखने को मिलता है जब एडम और ऑर्लैंडो बात कर रहे होते हैं। एडम और ऑर्लैंडो ओलिवर के घर में है, एक बगीचे में ऑर्कर्ड में, और एडम जो है उसने बहुत लंबे समय से ऑर्लैंडो ओलिवर की जो सेवा की है, कभी ये मान लो दादा परदादाओं के ज़माने का है वो, और तब से सेवा करते आया है। अब ऑर्लैंडो बहुत सम्मान करता है उसका, ओलिवर सम्मान नहीं करता है। अब उसी बीच में क्या है, जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि मेरा भाई जो है पता नहीं मुझे क्यों शिक्षा दीक्षा नहीं देता, जबकि हमारे जो पिताजी हैं खेती बाड़ी ज़मीन जायदाद सब बड़े भाई को देके गए मरते टाइम, और ये कह के गए कि तू ध्यान रखना मेरे बड़े भाई, जस्ट बड़े भाई जो जैक्स है उसको भी स्कूल भेज रहा है, लेकिन मुझे इतना क्यों नफरत करता है मुझे नहीं पता। फिर इतने में ही क्या है, ओलिवर आ जाता है। ओलिवर उन दोनों को बात करते सोचता है कि मेरे बारे में साजिश रच रहे हैं, वो उनको तू मैं करता है, बहस हो जाती है दोनों भाइयों में, ओलिवर और ऑर्लैंडो में। वो उससे निकल जाने की कहता है, वो उसे मार देने की कहता है, कुल मिलाकर के दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। अब इतनी बीच में क्या है कि जब ओलिवर है ना, वो डेनिस नाम का उसका जो एक सर्वेंट होता है डेनिस, ठीक है ना, ऑर्लैंडो का जो वो ओलिवर का जो सर्वेंट होता है वो डेनिस होता है। वो डेनिस से कहता है कि जाओ ऑर्लैंडो को ढूंढो, ऑर्लैंडो को लेके आओ। तो क्या मतलब वो वापस जब आ जाते हैं ना उसके बाद ये घटना होती है। अब क्या होता है साहब कि बीच में चार्ल्स मिलने आता है, किससे, ओलिवर से, और ओलिवर को ये समझाने आता है कि ड्यूक फ्रेडरिक का बहुत प्रिय है चार्ल्स, और चार्ल्स के ने कुश्ती के लिए क्या एक चैलेंज रखा है, और उसमें ऑर्लैंडो ने हिस्सा भी लिया है। अब वो ओलिवर को समझाने आया है कि ऑर्लैंडो लड़े नहीं, क्योंकि लड़ेगा तो वो उससे उम्र में और ताकत में बड़ा है, वो उससे मार देगा। लेकिन ऑर्लैंडो अड़ा हुआ था इस बात पर, और जो ओलिवर है उसका बड़ा भाई वो भी ये चाहता था कि बढ़िया रहे, ऑर्लैंडो की लड़ाई किससे हो, चार्ल्स से हो, और दोनों जब गुत्थम गुत्ती करें तो चार्ल्स जो है किसको मार दे, ओलिवर को मार दे, और मैं उसको अपनी संपत्ति का एक हिस्सा नहीं दूं। लड़ाई तुम्हें में इतनी हो रही थी, एडम वो दोनों जब लड़ रहे थे दोनों भाई, उस समय पर चार्ल्स चला गया। फिर चार्ल्स चला गया तो उससे पहले भी जो दोनों लड़ रहे थे ना, उस समय पर एडम वहीं खड़ा था, लेकिन इस एडम की उपस्थिति उनको पता नहीं थी। अब एडम जब बीच में कुछ बोलने लगा तो उस समय पर उसी ने एडम को भी क्या बोल दिया, तू ओल्ड डॉग है, तू बूढ़ा कुत्ता है। तो मतलब बूढ़ा वफादार कुत्ता जैसे ओल्ड डॉग, क्योंकि उस समय दादा परदादा के ज़माने की वो क्या कर रहा था, सेवाएं कर रहा था। तो ओलिवर ज़्यादा खास तवज्जो नहीं देता था एडम को, तो एडम भी बहुत डिस्ट्रॉट था। अब इन दोनों ने क्या किया साहब, ये दोनों गए कहाँ, चार्ल्स से लड़ने के लिए गए साहब, ड्यूक के यहाँ। अब जब ड्यूक फ्रेडरिक को पता लगा कि यार एक यंग मैन है जो लड़ना चाहता है, तो वो अपनी बेटी, है ना, यहाँ पर देखना आप पहले देखो क्या है सीन में। ऑर्लैंडो कंप्लेन करता है किसके बारे में, अबाउट ओलिवर्स मिसट्रीटमेंट। कहता है कि उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार कर रहा है बड़ा भाई। ओलिवर का प्लॉट जो है विद चार्ल्स टू हार्म ऑर्लैंडो इन ए रेसलिंग मैच, वो ये चाहता है कि एक रेसलिंग मैच हो, कुश्ती का मैच हो, जिसमें चार्ल्स क्या कर दे, ऑर्लैंडो को हरा दे। अब सीन नंबर 2 आता है साहब। पहले सीन में आपको समझ में आया क्या, यहाँ पर पहले सीन में आप लोगों को केवल ओलिवर और आपको ऑर्लैंडो का देखने को मिलेगा। अब दूसरे सीन में ड्यूक का घर देखने को मिलता है, जहाँ पर ड्यूक को पता लगता है कि एक यंग मैन है जिसने चार्ल्स का चैलेंज स्वीकार किया है और वो लड़ने जा रहा है। तो रोसलिंड और सीलिया से वो कहता है कि जाकर के उसको ऑर्लैंडो को समझाए कि भैया वो लड़े नहीं उससे। अब ऑर्लैंडो को समझाने के लिए रोसलिंड और
सीलिया जाती है कि तुम लड़ो मत, चार्ल्स बहुत ज़्यादा रेसलर है, एक प्रोफेशनल रेसलर है, कहीं तुमको हरा ना दे, मार ना दे, तुम्हारी हड्डियाँ ना तोड़ दे। लेकिन जो कौन आपका ऑरलैंडो है, वो हीरो है, अपनी कहानी का नायक है, वो कैसे हार जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये एक कड़ी थी रोसलिंड से ऑरलैंडो के मिलने की। तो चार्ल्स से लड़ने का वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और लड़ाई होती है। लड़ाई होती है तो अच्छी किस्मत ये रहती है कि वो चार्ल्स को हरा देता है। अब चार्ल्स को हरा देने के बाद जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं कि मेरा जो सेवक है चार्ल्स, मेरा पक्का जिस पे मैं अपना हाथ रखता हूँ, जो जिसको मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, वो तो हरा दिया इसने, ऑरलैंडो ने। फिर वो ऑरलैंडो से उसका परिचय पूछता है। तो ऑरलैंडो से जब परिचय पूछता है तो ऑरलैंडो बताता है कि मैं रोलैंड डी बॉयज़ का बेटा हूँ। तो रोलैंड डी बॉयज़ से तो ड्यूक फ्रेडरिक बहुत नफरत करते थे, जबकि उसके बड़े भाई ड्यूक फर्डिनेंड थे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, है ना। लेकिन फ्रेडरिक तो नफरत करते थे। अब फ्रेडरिक ने तो हथियार रखा था ना पूरा राज्य, उन्हें यूजर्व कर रखा था। तो वो कुछ बिना कुछ कहे चले गए। और जब चले गए तो उसके बाद में रोसलिंड और सीलिया ऑरलैंडो के पास गए। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो उन्होंने एक जो रोसलिंड ने अपनी गोल्ड चैन किसको दी गिफ्ट के रूप में, और कह के कि ये मेरे पिताजी का, ये हमारे जो चाचा जी हैं, पिताजी हैं, उनकी तरफ से एक उपहार है, और एक गोल्ड चेन दी। तो देखो रोसलैंड एंड सीलिया बॉन्ड, उनका दोनों चचेरी बहनें लेकिन कतई दोस्तों की तरह रहती हैं साहब। ऑरलैंडो ने डिफीट कर दिया है चार्ल्स को इन रेसलिंग में, और अर्निंग और रोसलिंड्स एडमायरेशन, उसने रोसलिंड की जो एडमायरेशन है वो प्राप्त कर ली है, ठीक है ना। ड्यूक फ्रेडरिक बैनिशेस रोसलिंड। अब क्या है, जब ये ड्यूक फ्रेडरिक को पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है उसको, किसको, ऑरलैंडो को। अब ड्यूक फ्रेडरिक के पता नहीं दिमाग में क्या जमता है, एकदम आता है गुस्से में, दोनों बहनें बात कर रही होती हैं किसके बारे में, ऑरलैंडो के बारे में, कि मुझे उस ऑरलैंडो से प्रेम होने लगा है वगैरह वगैरह। तो इतने में क्या है, वहाँ पर क्या हो जाती है, ड्यूक फ्रेडरिक एकदम गुस्से में तने फिर के आते हैं और वो कहते हैं कि तू रोसलिंड तू भग ले यहाँ से, जितना जल्दी हो सकता है तू यहाँ से भग ले। अब वो उसको भगने के लिए कह देता है कि तू यहाँ से इतनी दूर पहुँच जा कि 20 मील तक तो दिखे नहीं तू मेरे को, है ना, इतनी दूर पहुँच जा। तो वो भगा देता है उसे। अब भगा देता हो तो वो कहता है अभी निकल, तुरंत बैनिश करने के लिए कह देता है उसे यहाँ से निकलने के लिए। अब सीलिया वो कहती है कि तू भी जाएगी तो मैं भी जाऊँगी साहब। अब दोनों क्या है, बहनें वेश बदल करके गायब हो जाती है। दोनों बहनें गायब होती हैं। गैनीमीड का जो वेश बदला था वो बदला था रोसलिंड ने, और जो एलिना का जो वेश बदला था वो बदला था सीलिया ने। और एक टच स्टोन वहाँ का एक फूल होता है, उसको लेकर के, उनका सर्वेंट होता है, उसको लेकर के वो चल देते हैं। अब देखना यहाँ पर कि अब उस समय पर जब ओलिवर को पता लगता है, ओलिवर को जो ऑरलैंडो को पता लगता है कि यार मेरा जो भाई है ना ओलिवर, वो मुझे मारने वाला है, ये बात एडम कह देता है उससे। और ये एक ली ब्यू करके होता है, तो वो भी इनको जानकारी देता है, ठीक है ना। ली ब्यू ये इसका नाम होता है, ली ब्यू। तो ये भी इनको जानकारी देता है कि भाई जो ओलिवर है ना वो किसको मारने वाला है, ऑरलैंडो को मारने वाला है, और द ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो रोसलिंड के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला नहीं है। तो वो क्या करता है कि उधर से ऑरलैंडो अपने साथी एडम के साथ भाग लेता है। ऑरलैंडो के पास 8,000 क्राउन्स होते हैं और उसके 1,000 क्राउन्स होते हैं, और किसके पास, अपने ये जो क्या नाम है उसका, एडम है, उसके पास 500 क्राउन्स होते हैं। दोनों चल देते हैं उधर से। तो एक तरफ तो निकलते हैं कौन कौन, ऑरलैंडो और एडम, और एक तरफ कौन निकल रहे हैं, सीलिया, रोसलिंड और कौन कौन, टच स्टोन। तो ये दोनों जो जोड़े हैं अलग अलग ड्यूकडम से अपने फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ निकल जाते हैं। अब निकल लिए साहब। अब ड्यूक को क्या लगा, ड्यूक को ये लगा कि शायद ऑरलैंडो भगा के ले गया किसको, रोसलिंड को, और रोसलिंड के साथ चली गई सीलिया। तो बहुत अग्रेसिव हो जाता है। अब ऑरलैंडो किसका भाई है, ओलिवर का, ये पता लगा। अब ओलिवर को बुलवाने भेजा साहब किसने, ड्यूक फ्रेडरिक ने। अब ड्यूक फ्रेडरिक ने बुलवाने भेजा। ये बातें सारी अब बाद में करेंगे। अब सीन 3 देखो। सीन 3 में क्या होता है साहब, रोसलिंड जो है गैनीमीड का रूप धर लेती है, ठीक है ना, और सीलिया एलिना का रूप रख लेती है, और भाग जाते हैं दोनों के दोनों फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, किसके साथ, टच स्टोन के साथ। ये बंदा टच स्टोन है, और ये गैनीमीड, और ये सीलिया, ठीक है ना। गैनीमीड कह दो या एलिना कह, वो गैनीमीड कह दो, और ये रोसलिंड कह दो, सीलिया कह दो या एलिना कह दो। अब क्या होता है साहब, उधर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का सीन आया एक्ट 2 में। पहले एक्ट में समझ में आया आपको, पहले ड्यूकडम से दोनों ड्यूकडम में सबसे पहले जो ड्यूकडम दिखाया गया है वो ओलिवर और ऑरलैंडो का दिखाया गया है। उसके बाद में ड्यूक फ्रेडरिक का दिखाया गया है,
और फिर इन दोनों का जो दोनों ड्यूकडम से एग्जाइल दिखाया गया है, उनका वनवास दिखाया गया है। अब आता है सीन 1। सीन 1 में आपको ड्यूक के सीनियर, जो ड्यूक सीनियर है वो अपने लॉर्ड्स के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्होंने एक खाने की बड़ी प्रॉब्लम है उनको, तो कहते हैं कि हमें खाने के लिए शिकार करना पड़ता है, ये दुर्भाग्य की बात है जंगल में। तो वो एक हिरन का शिकार भी करते हैं। इनके साथ एक जैक्स होता है, वो बहुत दुखी होता है हिरन के शिकार को लेकर के, और वो मेलानकोलिक, एक तरह से मेलानकोलिक व्यक्ति है, हमेशा उदासीन मूड में रहने वाला व्यक्ति है, वो दूसरी जगह चला जाता है। फिर क्या है, उधर ये दोनों आ रहे होते हैं, ये नॉर्मली ये मिल रहे होते हैं। अब कौन कौन, इधर से ऑरलैंडो और एडम, और इधर से रोसलिंड, और इनके बारे में मैं समझाऊंगा पूरा, पहले एक बार इसको समझ लो पार्ट्स को। सीन 2 के अंदर क्या होता है, ड्यूक फ्रेडरिक ऑर्डर देता है ओलिवर को कि भैया तू रोसलिंड और सीलिया को ढूंढ, और तेरे भाई के साथ गई है वो, है ना, ऑरलैंडो के साथ, ढूंढ के ला। 1 साल का समय देता है, 12 महीने के अंदर ढूंढ ला, नहीं तो भारी बना दूंगा मैं तेरे से। अब साहब क्या है, ऑरलैंडो जो होता है वो जंगल में भाग जाता है एडम के साथ, ये सीन 3 में देखने को मिला है यहाँ पर। अब क्या है, रोसलिंड और सीलिया और टचस्टोन जो है उनकी मुलाकात एक कॉरिन से होती है। कॉरिन एक ओल्ड शेफर्ड है, और एक सिल्वियस से होती है। कॉरिन और सिल्वियस भेड़ चरा रहे होते हैं, वो जगह मांगते हैं उनसे, तो कॉरिन और सिल्वियस उनको भेड़े, इसके अलावा जगह, अपना गांव, अपनी झोपड़ी प्रोवाइड करा देते हैं, उनको पैसा देती है सीलिया, ठीक है ना। तो रोसलिंड फाइंड्स ऑरलैंडोज लव पॉइंट्स। अब उस समय पर क्या है कि उधर जो है एक ऑरलैंडो की घटना मैं आपको बता देता हूँ कि ऑरलैंडो क्या करता है, जब वो एडम के साथ चल रहा होता है तो एडम को बहुत भूख लग रही होती है, तो ऑरलैंडो खाने की व्यवस्था करने के लिए ड्यूक सीनियर के पास जा पहुंचा होता है। वहाँ पर वो खाना खा रहे होते, तो उतने वो एक अशिष्ट तरीके से खाना मांगता है, तो ड्यूक कहता है उससे कि भैया तुम अशिष्ट तरीके से मांगो तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन शिष्टता से मांगोगे तो ये हमारी भोजन की टेबल आपकी टेबल है। फिर वो कहा कि मेरे लिए नहीं, भोजन मेरे एक साथी के लिए चाहिए, मेरे एक हेल्पर के लिए चाहिए। तो वो वहाँ लेकर के आते हैं, दोनों बैठते हैं, बातें करते हैं, सारी बातें बताते हैं, ड्यूक के साथ शेयर करते हैं। और इधर जो है रोसलिंड और जो सीलिया है ना, वो टचस्टोन के साथ, कॉरिन और उसके साथ क्या सिल्वियस के साथ रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर। फिर उस समय पर क्या है, जो ऑरलैंडो है वो रोसलिंड के प्यार में डूबा हुआ था पूरी तरह से, तो वो लव पॉइंट्स लिख करके, बहुत सारी प्रेम गीत लिख करके वो पेड़ों पर टांग देता है, और लगभग हर एक पेड़ पे टांग देता है। तो हम सोच रहे होंगे इसके कोटेशन से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे कोटेशन से क्वेश्चन। तो ये कोटेशन से जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो मैं आपको कराऊंगा, कोटेशंस भी कराऊंगा, कैरेक्टराइजेशन भी कराऊंगा, सबकी चीज़ें, एक एक चीज़। पहले कहानी समझ लो इसकी एक बहुत बढ़िया तरीके से। अब क्या होता है साहब कि उधर से ऑरलैंडो और एडम, अब रोसलिंड को तो एक तरफ छोड़ दो, ऑरलैंडो और एडम जो है चल रहे हैं, घूम रहे हैं, और जंगल में वो जगह जगह अपनी कविताओं को लिख रहे हैं, और साथ किसके रह रहे हैं, सीनियर ड्यूक के साथ, ठीक है ना। अब उधर क्या है, रोसलिंड, सीलिया और क्या नाम है उसका, टचस्टोन, ये तीनों लोग कॉरिन और सिल्वियस के साथ रह रहे हैं। अब साहब क्या हुआ कि सीन 5 में जैक्स थोड़ा सा एमियंस के सॉन्ग को सुनता है, फॉरेस्ट लाइफ के बारे में। एमियंस भी उसी के साथ है, किसके साथ, लॉर्ड में से है एक, ये गाना गाता है। मोस्ट ऑफ द सॉन्ग जो है एमियंस ने गाए हैं, और जैक्स ने द ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज वाला आपने सुना हो तो वो गाया है, ठीक है ना, सीन 7 के अंदर। अगला देखना, ऑरलैंडो और एडम जो है एक जंगल में पहुंच जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, एग्जॉस्टेड, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। ड्यूक सीनियर वेलकम करता है ऑरलैंडो का। जैक्स डिलीवर करता है द 7 एजेस ऑफ मैन, ये 7 सीन में होता है। इसके बाद आपसे पूछा है कि भाई एक्ट 3 में क्या होगा। एक्ट 3 में आपको होगा ना कि लव इज मियरली अ मैडनेस। यहाँ पर अब देखो क्या क्या होता है। ड्यूक फ्रेडरिक जो होता है वो धमकी दे देता है ओलिवर को कि भैया ऑरलैंडो को ढूंढ के लाना है, वो तो पहले ही हो गया था, यहाँ पर सीन दोबारा से रिपीट होता है एक तरह का। तो सीन 2 जो है, ऑरलैंडो राइट करता है लव पॉइंट्स को फॉर रोसलिंड एज गैनीमीड ऑफर टू क्योर ऑरलैंडो ऑफ हिज लव। और उस समय पर क्या है कि जब मुलाकात, एक वो प्रेम गीत जो लिख रहा होता है, तो प्रेम गीत लिख करके गा रहा होता है रोसलिंड के लिए, तो रोसलिंड एक पेड़ के पीछे छुपी हुई गैनीमीड के भेष में वो सुन रही होती है। तो फिर वहाँ पर वो कहता है कि मेरे संभव नहीं है कि मैं रोसलिंड से अपना प्यार का कैसे इज़हार करूँ। और उसी समय गैनीमीड जो बाहर निकल के आती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी तुम्हारे प्यार से तुम्हें मिलाने में। तो वो उसे प्यार से मिलाने में मदद करती है, वो उसे सिखाती है लव मेकिंग कैसे करनी है। वो अपने आप को यूँ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रोसलिंड हूँ, ये समझ करके तुम मेरे साथ बिहेवियर करो। अब वो रोज़ उसको प्रेम लव मेकिंग सिखाती है। इधर जो है और भी शेफर्ड है, जैसे एक फीवी नाम की एक लड़की है और शेफर्ड है, गडरिन है, और वो किससे प्रेम करने लग जाती है, गैनीमीड से। गैनीमीड का रूप अच्छा था, हालांकि उसके पीछे सिल्वियस पड़ रहा होता है,
लेकिन सिल्वियस से उसको शादी नहीं करना चाहती। वो कहती है कि तेरी शक्ल बेकार है, तेरा रूप बेकार है, और जो गैनीमीड है उसकी गालियां भी उसको अच्छी लगती है, कहने का मतलब। तो वो फीवी जो है गैनीमीड से शादी करना चाहती है, लेकिन गैनीमीड कैसे शादी करे, वो खुद लड़की, ठीक है ना, तो वो शादी नहीं कर सकती। अब उसको तो किससे शादी करनी है, और ऑरलैंडो से करनी है। अब वो रोज़ उसे लव मेकिंग सिखाती, तो ऐसे लव सीन चल रहे होते हैं वहाँ पर प्रॉपर। तो देख लो एक बार, टच स्टोन प्लान कर लेता है कि भाई उसे ऑड्री से शादी करनी है, लेकिन वो सेरेमनी को पोस्टपोन कर देता है। कारण क्या होता है कि एक जो मार्क टेस्ट नाम के एक व्यक्ति होते हैं, ऑलिवर मार्क टेस्ट, वो बेकार होते हैं, उनको बुलाता है वो शादी करने के लिए, लेकिन व्यवस्था बैठती नहीं है। तो व्यवस्था नहीं बैठती है तो ये शादी पोस्टपोन हो जाती है कि अब आगे आने वाले समय में जब सबकी शादी होगी, वो करती है वादा गैनीमीड, तब उनकी भी शादी करा दी जाएगी। अब बहुत ही अलग ही तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन वहाँ पर फैल जाती है प्रेम की। अब क्या होता है साहब कि रोजिलिंड और जो सीलिया है वो डिस्कस करते हैं ऑरलैंडो के टार्डीनेस के बारे में। मतलब वो कहते हैं कि वो कितना, मतलब वो क्या है, एक टाइम देता है कि मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा, ड्यूक के साथ मेरा खाना है, मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा, लेकिन वो 2 बजे तक नहीं आता है, काफ़ी देर हो जाता है। फिर एक दिन लेट आता है, तो फिर उसके बारे में उससे लड़ाई हो जाती है, किसकी, रोसलिंड की, लेकिन फिर वो मान जाती है। एक दिन और हुआ तो वो लेट हो गया। अब लेट क्या हो गया, वो आया ही नहीं, क्योंकि दरअसल क्या था कि जंगल में ऑलिवर ढूंढने आया था किसको, ऑरलैंडो को। तो वो लेटा हुआ था, सो रहा था थकावट के कारण। तो एक ग्रीन स्नेक था, वो उसके डसने वाला था, तो ऑरलैंडो ने उसको भगा दिया उधर से। और एक लाइनेस उस पर अटैक करने वाली थी, तो लाइनेस से भी वो कौन लड़ा, ऑरलैंडो लड़ा, बहुत ब्रेवरी के साथ, बहुत बहादुरी के साथ। अब अपने भाई को बचाता हुआ देख करके उसका मन परिवर्तित हो गया, और उसने कहा कि देखो मुझे अपनी जो रोसलिंड से मिलना, गैनीमीड से मिलना है, गैनीमीड इसी जगह पर रहती है, और मेरा ये ब्लड स्टेन्ड जो रुमाल उसको दिखाना, तो कि मैं आ नहीं पाया, और मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो ज़रूर आऊँगा। तो गैनीमीड जैसे ही किसका ब्लड स्टेन्ड वो देखती है, अपने जो प्रेमी ऑरलैंडो का जो रुमाल देखती है, तो वो बेहोश हो जाती है, और यह कहती है कि मैं बेहोश होने का नाटक कर रही हूँ, तो वो बेहोश हो जाती है। उधर स्थिति क्या होती है, रोसलिंड स्कोल्ड्स फीवी फॉर रिजेक्टिंग सिल्वियस। उधर जो है बीच बीच में वो मामला भी गड़बड़ हो जाता है, कैसे कि फीवी बार बार प्रपोजल लेकर के आती है गैनीमीड को, और गैनीमीड ये चाहती है कि अरे कमबख्त तू मेरे पीछे क्यों पड़ रही हूँ, मैं भी तेरी जैसी हूँ। और वहाँ पर क्या है कि वो उसको कहती है कि बार बार तू किससे प्रेम कर, सिल्वियस से प्रेम कर। वो 2-3 तरह की बातें करती है कि फिर इधर ऑरलैंडो ठीक हो जाता है, ऑरलैंडो आ जाता है, सारी बातें ठीक हो जाती है। अब फिर वो वही क्वेश्चन कहती है कि भाई देखो कल सारी बातें रिवील हो जाएंगी। अगले दिन देती है वो कि अगले दिन ऐसा होगा, सारी बातें रिवील हो जाएगी। और रिवील होने का मतलब ये है कि भाई अगर मान लो पहले तो कह रही है कि भाई सबसे ज़्यादा प्यार करे ना, जिसको जो सबसे ज़्यादा प्यार करे वो उसके साथ ही शादी करनी चाहिए। तो कहता है कौन, सिल्वियस कहता है कि मैं प्यार करता हूँ फीवी से, और ऑरलैंडो कहता है कि मैं रोसलिंड से प्यार करता हूँ, ठीक है ना। और वो कहता है कि रोसलिंड कहती है मैं किसी से प्यार नहीं करता, कि जिसकी जो इच्छाओं में तुम्हें, सिर्फ सपनों में जो तुम्हें देखता हो उससे तुम्हें शादी करनी चाहिए। तो सिल्वियस कहता है कि मैं फीवी को देखता हूँ, और वो ऑरलैंडो कहता है कि मैं रोसलिंड को देखता हूँ, रोसलिंड मैं किसी को नहीं देखती। तो ऐसे ही अगले दिन क्या होता है साहब कि वो ऑरलैंडो को बताती है एक दिन पहले ही कि भाई मेरे पास एक ऐसा मैजिक है, मैं बचपन में थी तो एक जादूगर के पास था, और मैंने एक ऐसा मैजिक सीखा, गैनीमीड कहती है मैंने एक ऐसा मैजिक सीखा कि उस मैजिक में मैं क्या है कि रोसलिंड को हाजिर कर सकती हूँ। इसी दरमियान एक बात और हुई थी कि जब वो रुमाल लेकर के किसके पास आया था, रोसलिंड के पास आया था, ब्लड स्टेन्ड, तो उसकी मुलाकात वहाँ सीलिया से हुई जो एलिना के बेस में थी। तो सीलिया से प्रेम कौन करने लग गया, ऑलिवर भी प्रेम करने लग गया, बहुत तगड़ा प्रेम, एक बार में लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है ना। वो प्रेम हो गया उसको, टच स्टोन को ऑड्रे से हो गया था, ठीक है ना। ऑड्री भी एक गडरिन थी। ये सारे कैरेक्टर्स के बारे में हम जिक्र करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। अब क्या हुआ साहब कि शाम को एक दिन पहले जब रोसलिंड ने कहा कि मैं गैनीमीड के जो वेश में थी कि मैं कल तुम्हारे सामने रोसलिंड को हाजिर करूंगी, तो एकदम हकबका गया कौन, ऑरलैंडो की, यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये रोसलिंड को कैसे हाजिर करेगी। और यही बात जाकर के वो ड्यूक सीनियर से बोल देती है कि ड्यूक सीनियर के पास ले जाता है कौन, ऑरलैंडो, कि अगर मैं तुम्हारी रोसलिंड को ले आऊँ तो क्या करोगे, तुम उसकी मर्जी से उसके इससे शादी करा दोगे, ये रोसलिंड से शादी करना चाह रहा है कि हाँ मैं तो, अब मेरे पास ज़मीन भी होती तो मैं उसको ज़मीन दे देता, वगैरह वगैरह। ड्यूक सीनियर भी बहुत फेवर करता है। अब क्या होता है साहब, अब आता है अपना नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट एक्ट। रोसलिंड जो है गैनीमीड के रूप में कंटिन्यू करती है क्योरिंग ऑरलैंडो। जैक्स ऑब्जर्व दियर इंटरेक्शन, जैक जो है उनके इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। जैक एंड द लॉर्ड सिंग अबाउट
हंटिंग डियर, वो हंटिंग डियर के बारे में बहुत गाते हैं। ऑलिवर टेल्स रोसलिंड एंड सीलिया हाउ ऑरलैंडो सेव्ड हिम, ऑलिवर एंड सीलिया फॉल इन लव। ये हो जाता है साहब किसके अंदर, एक्ट 4 के अंदर। अब आता है एक्ट 5। टच स्टोन जो है इंटीमिडेट करता है विलियम को। वो विलियम जो है पीछे पड़ गया, किसके पीछे, ऑड्री के पीछे पड़ गया। वो यूँ कहता है भाई तू हट जा, मेरी ऑड्री। ऑलिवर जो है, ऑलिवर और सीलिया प्लान करते हैं शादी करने के लिए। रोसलिंड प्रॉमिस करती है कि वो यूनाइट करेगी ऑरलैंडो और रोसलिंड को। यही बात हुई थी। अब सीन 3 में क्या होता है, टच स्टोन एंड ऑड्रे जो है प्रिपेयर करते हैं फॉर दियर वेडिंग, उनकी वेडिंग के लिए, ठीक है ना। लेकिन रोसलिंड रिवील कर देती है अपनी आइडेंटिटी को। अब जब हाइमन नाम के एक व्यक्ति आते हैं जो एक प्रकार की धार्मिक पूजा पाठ कराते हैं, और वो प्रेजेंट कर देते हैं ओवर मल्टीपल वेडिंग्स, कई सारी शादियां वहाँ पर हो जाती है। ड्यूक फेडरिक जो है एब्डिकेट कर देते हैं, रिस्टोरिंग ड्यूक सीनियर। ये क्या हुआ है समझो, उस समय पर क्या है कि ड्यूक फ्रेडरिक भी क्या है, गुस्से के मारे जब ऑरलैंडो नहीं, ऑलिवर नहीं आया, सीलिया नहीं आई, तो गुस्से में वो जंगल छोड़ के आ गया, मतलब छोड़ करके अपने राजपाट को जंगल आ गया। जंगल में एक महात्मा से उसकी मुलाकात हो गई ड्यूक फ्रेडरिक की। ड्यूक फ्रेडरिक का मन भी परिवर्तित हो गया, अब वो सारा राजपाट अपने भाई को देना चाह रहे हैं। अब क्या हुआ, द प्ले एंड्स विद ए जॉयफुल डांस, और एक जॉयफुल डांस के साथ प्ले एंड हो जाता है। उसमें 4 मैरिड कपल बनते हैं। पहला कपल बनता है किसका, टच स्टोन, और मतलब पहला आप मान लीजिए कि इधर ऑरलैंडो और रोसलिंड का, दूसरा ऑलिवर और सीलिया का, तीसरा जो कपल बनता है वो बनता है टच स्टोन एंड ऑड्रे का, और चौथा बनता है सिल्वियस एंड फीवी का। ये ऐसे 4 कपल्स बनते हैं, 4 कपल्स में शादी हो जाती है। और लास्ट में एपिलॉग जो बोला जाता है अंत में, वो सारी महिलाएं जो इस दुनिया की है उनको संबोधित करके रोसलिंड के द्वारा बोला जाता है। शुरुआत इसकी करते हैं, प्रोलॉग जो होता है इसका वो ऑरलैंडो करता है। तो प्रोलॉग ऑरलैंडो ने शुरू किया था और एपिलॉग रोसलिंड ने शुरू किया, एंड किया। इस तरीके से आपकी जो छोटा सा ड्रामा है, छोटा सा ही मान लो आप इसको, ये ड्रामा खत्म होता है। बड़ी खतरनाक कहानी है। तो अब इसके कैरेक्टराइजेशन देखेंगे, कहानी आपने सुनी ली, अब इसका एक एक एक्ट वाइज अपन डीपली पढ़ते चलेंगे। अब मैंने एक ब्रीफ स्टोरी यहाँ पर आपको बता दी, किसके बारे में, ऑरलैंडो और जो रोसलिंड है उनकी लव स्टोरी के बारे में। लव स्टोरी तो 4 थी, यहाँ पर छोटे मोटे कैरेक्टर्स और हैं जिनके जिक्र हम कैरेक्टराइजेशन के अंदर ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम कैरेक्टर स्केच के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।